नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में जंप करते हैं। आज हम भारत की नदियों के उस रोमांचक लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स भूगोल को डिकोड करने जा रहे हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा और हमारे देश की जीवन रेखा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। यह चर्चा उन गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएगी जिन्हें समझना वाकई बेहद जरूरी है। तो बस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बड़ा ही क्लियर है। पहले हम दो प्रमुख नदी प्रणालियों का बेसिक्स समझेंगे, फिर बात करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की। इसके बाद शक्तिशाली गोदावरी, महानदी और कृष्णा बेसिन का सफर तय करेंगे और एकदम आखिर में कावेरी नदी से जुड़ा एक ऐसा हैरान करने वाला अपवाद देखेंगे जो भूगोल के सारे बने बनाए नियमों को ही पलट कर रख देता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। भारत की दो प्रमुख नदी प्रणालियां। ये वो एकदम बुनियादी भौगोलिक विभाजन है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा की नींव रखने वाला है। आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, भारत में नदियों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक हिमालयन और दूसरी पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने से बनती हैं, इसलिए ये पेरेनियल यानी बारहमासी होती है। इनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन पेनिनसुलर नदियां ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है, जिसका मतलब है कि ये सीजनल होती है। और आज हमारा पूरा फोकस इन्हीं बारिश पर निर्भर पेनिनसुलर नदियों पर ही रहने वाला है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सेक्शन की तरफ, पश्चिम की ओर बहने वाली पेनिनसुलर नदियां। ये नदियां असल में भूगोल के कुछ बहुत ही स्थापित नियमों को बड़ी ही खूबसूरती से तोड़ती हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो इस नंबर को बिल्कुल रट लीजिए, 2। जी हाँ, सिर्फ 2। पेनिनसुला इंडिया की ज्यादातर नदियां आराम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन पूरे सिस्टम में केवल दो प्रमुख नदियां ऐसी हैं जो एकदम उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी हैं। इनमें पहली प्रमुख नदी है नर्मदा, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है और गुजरात से होते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसके ट्रिब्यूटरीज का ये जो टेबल है ये काफी काम का है। इसके लेफ्ट बैंक पर बंजर, शेर, शक्कर और छोटा तवा नदियां मिलती हैं। वहीं राइट बैंक से इसमें हिरण, बरना और कोलार नदियां आकर जुड़ती हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि नर्मदा का सफर कितना डायनामिक है। अपने इसी बहाव के दौरान नर्मदा एक बेहद प्रसिद्ध और खूबसूरत भौगोलिक संरचना का निर्माण करती है, जिसे धुआंधार वाटरफॉल कहते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाले इस सफर का ये एक बहुत ही मशहूर लैंडमार्क है। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी है तापी। ये भी मध्य प्रदेश के ही बैतूल जिले से शुरू होती है और बिल्कुल नर्मदा की तरह अरब सागर में जाकर अपना पानी डिस्चार्ज करती है। इसके लेफ्ट बैंक को पूर्णा, गिरना, बोरी और पांजरा नदियां सींचती हैं, जबकि राइट बैंक पर अनेर, अरुणावती और गोमई नदियां इसे पानी देती हैं। ये दोनों नदियां पूरे पेनिनसुला सिस्टम में अपना एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा रास्ता बनाती हैं। चलिए अब पश्चिम से अपना रुख ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी तट की तरफ करते हैं, जहां नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। और यहाँ शुरुआत होती है सबसे प्रमुख नदी से, विशाल गोदावरी। गोदावरी कोई साधारण नदी नहीं है। इसे दक्षिण गंगा की महान उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि गोदावरी पूरे पेनिनसुलर सिस्टम की सबसे लंबी नदी है और इसका ये विशाल आकार ही इसे ये प्रतिष्ठित पहचान दिलाता है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से होता है और यह पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर ड्रेन होती है। इसकी सहायक नदियों को याद रखना बड़ा ही आसान है। लेफ्ट बैंक पर पूर्णा, इंद्रावती और सबरी नदियां जुड़ती हैं और राइट बैंक पर प्रवरा और मांजरा इसके पानी को बढ़ाती हैं। एकदम क्लियर कैटेगराइजेशन। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी आखिर बनती कैसे है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले पेनगंगा, फिर वर्धा और फिर वैनगंगा। जब ये तीनों नदियां आपस में मर्ज हो जाती हैं, तब जाकर बनती है प्राणहिता। और यही प्राणहिता गोदावरी की सबसे विशाल ट्रिब्यूटरी है ना कमाल का इक्वेशन। अपनी इस जर्नी को भारत के पूर्वी ड्रेनेज बेसिन में थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और दो और बेहद शक्तिशाली नदी प्रणालियों का विश्लेषण करते हैं, महानदी और कृष्णा। सबसे पहले बात करते हैं महानदी की। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास सिहावा क्षेत्र से होती है और ये बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। इसके लेफ्ट बैंक से शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब नदियां आकर मिलती हैं और उसी दौरान राइट बैंक से जोंक, ओंग और तेल नदियां इसमें समाहित होती हैं। अब आते हैं कृष्णा नदी पर, जिसकी उत्पत्ति वेस्टर्न घाट की ऊंचे पहाड़ों में बसे महाबलेश्वर से होती है। राइट बैंक पर कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा इसका हिस्सा बनती हैं। लेफ्ट बैंक पर मूसी और भीमा हैं। अब यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट याद रखने वाला है। ये भीमा नदी ही कृष्णा की सबसे लंबी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
कृष्णा नदी के राइट बैंक पर एक और बहुत ही फेमस विलय होता है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जब तुंगा नदी और भद्रा नदी आपस में मिलती हैं तो वे एक साथ मिलकर बेहद महत्वपूर्ण तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा विश्लेषण किस हैरान करने वाले मुकाम पर पहुंचता है, जो हमारे आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही शानदार मोड़ पर ले जाकर पूरा करेगा। अद्वितीय कावेरी। कावेरी नदी की शुरुआत कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल्स से होती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियों का नेटवर्क बहुत विस्तृत है। लेफ्ट बैंक पर हेमवती, शिमसा, अर्कावती और सराबेंगा है। वहीं इसके राइट बैंक से लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती जैसी महत्वपूर्ण नदियां इसमें शामिल होती हैं। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स इस एक सवाल में छिपा है, कावेरी नदी साल भर क्यों बहती है। हमने एकदम शुरुआत में रूल देखा था कि पेनिनसुलर नदियां केवल बारिश पर निर्भर होती हैं और साल भर नहीं बहती, लेकिन कावेरी इसका इकलौता और सबसे जादुई अपवाद है। ये एक पेरेनियल नदी है क्योंकि इसे एक नहीं बल्कि दो बार मानसून का पानी मिलता है, आते हुए मानसून से भी और लौटते हुए मानसून से भी। है ना अद्भुत। भारत का भूगोल अपने ही बनाए नियमों को कितनी खूबसूरती से तोड़ता है। तो इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है कि और कौन सी प्राकृतिक संरचनाएं हमारे सोचे हुए नियमों को इस तरह चुनौती देती होंगी। इसे जानने के लिए हमारे साथ सीखते रहिए।